इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। हालांकि हमने बाकी के पार्ट्स इसमें अपलोड कर दिया है और पिछले वीडियोस में ही हमने देखा था कि ऑक्सीकरण क्या होता है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो एक बार रिवीजन यहाँ करा देते हैं क्योंकि इसका यूज़ जो है वो अगले क्वेश्चन में हम लोगों को करना है, इसलिए इसका रिविज़न बहुत ज़रूरी है। देखो, ऑक्सीकरण, इसका परिभाषा हालांकि ये हमने पहले भी पाठ में पढ़ रखा है। कह रहा है कि दहन करने पर कोई भी कार्बनिक यौगिक को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। इस पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी भी अभिक्रियाएं होती हैं जो अल्कोहल को कार्बोक्सिल अम्ल में बदलती हैं। हालांकि यहाँ से पता नहीं चल रहा है, लेकिन दहन करने पर जो ऑक्सीकृत होते हैं उनको ही आप समझ लीजिए कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ दिया भी गया है कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, तो जो ऑक्सीजन देता है उनको ही क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक, मतलब कि वो ऑक्सीजन दे सकता है। ठीक है, अब उसी तरह ऊपर जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ 2 कार्बन है ना, तो मैथ एथ पढ़ते हैं इसको और लास्ट में OH यानी कि अल्कोहल है तो अल लगाते हैं, तो ये बन गया मेथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल हो गया। तो एथेनॉल को हमने KMnO4 या फिर K2Cr2O7 के प्रेजेंस में हमने गर्म करना शुरू किया है, तो यहाँ CH3COOH यानी कि एथेनोइक अम्ल यहाँ पे पैदा हुआ। तो ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिल अम्ल का ये समूह है। क्यों, कैसे पता कि हमने COOH लास्ट में लगा हुआ है, इसको ही क्या कहते हैं, कार्बोक्सिल अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो दिया भी है कि जो क्षारीय है, ये क्षारीय मात्रा में हमने KMnO4 लिया है और फिर अम्लीय मात्रा में K2Cr2O7 लिया है, जिसको हम पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। अल्कोहल को अम्ल में ऑक्सीकृत करता है, अर्थात ये आरंभिक पदार्थों में ऑक्सीजन जोड़ता है। ये क्या किया, यहाँ से ऑक्सीजन जोड़ रहा है, तभी तो यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया है, तो इसको ही क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। यानी कि ये जो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट है और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसको ही हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे, और इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। इतना तो पिछले भी हमने वीडियो में पढ़ रखा था। अब इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संकलन अभिक्रिया क्या होता है। देखो, यहाँ दिया है पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में। अब उत्प्रेरक क्या होते हैं, मैंने बताया था कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया को तेज कर देते हैं या प्रारंभ करने का काम करते हैं, लेकिन खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। जैसे ये देखो, अभिक्रिया कराया गया था ना, कहीं भी पोटेशियम या मैग्नीशियम या फिर क्रोमियम यहाँ पे आपको नहीं मिला था। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भाग ही नहीं लेता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम उत्प्रेरक। तो यहाँ भी कह रहा है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है। अब असंतृप्त आपको पता होना चाहिए, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको असंतृप्त कहते हैं। और इसमें से एक हाइड्रोजन अगर जुड़ जाएगा तो यही जो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, या फिर ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर कन्वर्ट कर दिया तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है। ठीक है, जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करती। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, उत्प्रेरक क्या है, इसके गुण लिखिए। ठीक है, तो आप बता सकते हैं वे पदार्थ जो अभिक्रिया को विभिन्न दर से शुरू करते हैं, मतलब पहले धीमी हो रही थी अब तेज हो गई है, या फिर अभिक्रिया शुरू ही नहीं हो रही है तो उस अभिक्रिया को प्रारंभ करने का काम उत्प्रेरक का करता है, लेकिन खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेता और अभिक्रिया को ये किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। हमने याद करो, आपको याद होना चाहिए हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। हमने वहाँ बताया था कि निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है जिससे वनस्पति तेल का क्या हो सकता है, हाइड्रोजनीकरण हो सकता है। वनस्पति तेल में साधारणतः लंबी असंतृप्त श्रृंखलाएँ होती हैं। असंतृप्त कहने का मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, जबकि जंतु वसा में संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। तो यहाँ भी एक नोट पॉइंट करके आप लोग लिख लीजिएगा। ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में किसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और किसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो जो वनस्पति तेल होती है उसमें असंतृप्त कार्बन की श्रृंखला होती है, लेकिन जो जंतु वसा है उसमें संतृप्त की श्रृंखलाएँ होती हैं। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ C2, यहाँ पे देखो 2 कार्बन है ना, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होने के कारण ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब इसको निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसमें गर्म किया गया है तो हाइड्रोजन इससे आके जुड़ गया है, तो हाइड्रोजन जुड़ने से ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड हो गया, यानी कि ये संतृप्त में बदल गया है। ठीक है,
आपने देखा होगा कि कुछ विज्ञापनों में कहा जाता है कि वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। साधारणतः जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। देखो, संतृप्त कहने का मतलब है सिंगल बॉन्ड होगा, वो इजीली ब्रेक नहीं होगा, वो किसी और से अभिक्रिया नहीं कर पाएगी, जैसे आप उसको कंज्यूम करोगे वैसे ही वो बरकरार रहेगा। तो जो जंतु वसा होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो संतृप्त होते हैं, यानी कि वो इजीली ब्रेक नहीं होते। लेकिन जो भोजन पकाने में अगर असंतृप्त वाला हम इस्तेमाल किया, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हुआ, तो इजीली ब्रेक करके वो जो हमारे शरीर को डाइजेस्ट होगा वो इजीली उसमें कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए हमें असंतृप्त वसा वाले अम्लों से जो बने तेल है उसका प्रयोग करना चाहिए, ना कि संतृप्त वाले। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनभिकृत होते हैं तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में ये क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं, मतलब ये इजिली रिएक्शन नहीं देते हैं। कह रहा है कि हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है, लेकिन अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो अगर क्लोरीन को उसमें जोड़ना है तो क्लोरीन के साथ उसको सूर्य के प्रेजेंस में उसको अभिक्रिया करा दो, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, उस हाइड्रोकार्बन में जाके जुड़ जाएगा। क्लोरीन का एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है, इसे ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ही क्लोरीन उस हाइड्रोकार्बन में जुड़ जाएगा तो वो हाइड्रोकार्बन उसका क्लोरीन के साथ जुड़ा हो जाएगा। तो वो क्या किया है, हाइड्रोजन को विस्थापित करके ही तो आया है, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कह रहे हैं। जैसे यहाँ रिएक्शन देख लो, यहाँ पे मेथेन दिया हुआ है और मेथेन को क्लोरीन के प्रेजेंस में हमने सूर्य के ताप में इसको गर्म करना शुरू किया, तो ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया, तो ये CH3Cl बन गया। देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, यहाँ से क्लोरीन आके जुड़ गया CH3Cl, और यहाँ का जो एक Cl है, यहाँ का एक हाइड्रोजन है, वो HCl बना लिया जो कि यहाँ पे है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके खुद जुड़ गया, इसलिए इसको कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है कि एक प्रश्न है, कह रहा है एथेनॉल से एथेनाइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऑक्सीजन तथा एथेनाइक के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है, क्या आप बता सकते हैं कि एथेनाइक का वायु के मिश्रण के साथ उपयोग क्यों नहीं किया जाता। तो इन दोनों क्वेश्चन के जवाब हम यहाँ देखेंगे। देखो, अच्छा, ये वाला जो पहला प्रश्न है ना, एथेनॉल का एथेनॉइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये हमने परिभाषा में ही देख लिया था। ये देखो, ये एथेनॉल है, एथेनॉल का हमने क्या किया है, ऑक्सीकरण किया है, तो ये हमको एथेनॉइक यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप का हमको एथेनॉइक अम्ल मिल गया है। ठीक है, अब इसमें चूंकि ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन जुड़ा है यानी ऑक्सीकारक मौजूद है, और ऑक्सीजन के जुड़ाव और हाइड्रोजन के विस्थापन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो बस वही चीज़ें यहाँ पे आपको लिख देनी है। देखो, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, कह रहा है कि एथेनॉल से एथेनॉइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अभिक्रिया में जो एथेनॉल के अणु हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। देखो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया है। फिर कह रहा है कि हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, ऑक्सीजन बढ़ा और हाइड्रोजन क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 5 है, यहाँ पे देखो 3 ही रह गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन की मात्रा कम होगी और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, इसलिए इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसके अभिक्रिया को आप यहाँ लिख सकते हो जो हमने ऊपर अभी दिखाया था। ठीक है, अब चलो आगे दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा था कि जो एथेनाइक जो है उसको ऑक्सीजन के मिश्रण के साथ दहन करने पर वेल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वायु में क्यों नहीं। तो देखो, जो वायु होता है ना, उसमें सिर्फ 21% ऑक्सीजन होता है और बाकी जो हमारे होते हैं वो नाइट्रोजन या फिर अन्य गैसें होते हैं। तो जब हम एथेनॉइक को अगर ऑक्सीजन के साथ मिश्रित करते हैं तो ये पूरी तरीके से बर्न हो जाता है, जो कि बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ उसको करीब करीब 3000 ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाता है, जिसके कारण जो सोल्डिंग है वो पिघल जाता है। ठीक है, वो आसानी से पिघल के मेल्ट होके वो जुड़ जाता है। लेकिन जब हम वायु का प्रयोग करते हैं तो चूंकि उसमें ऑक्सीजन कम है, और ऑक्सीजन कम है तो वो जो सोल्डिंग है वो इजीली मेल्ट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसके लिए टेम्परेचर बहुत कम मिलता है, वो 2300 डिग्री सेल्सियस ही मिल पाता है। अब देखो, इसीलिए हम क्या करते हैं, सीधे सीधे ऑक्सीजन के साथ उसको वेल्डिंग करते हैं।
ठीक है, यहाँ लिखा भी है उच्च तापमान की आवश्यकता, चूंकि एथेनाइक और ऑक्सीजन का दहन बहुत ही उच्च ताप पैदा करता है, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस, इसलिए धातुओं को पिघलाने और जोड़ने में ये पर्याप्त होता है। लेकिन अगर वहीं वायु के साथ दहन करेंगे तो सिर्फ 2300 डिग्री सेल्सियस तापमान ही पैदा कर सकता है, जो कि पर्याप्त नहीं है। दूसरा ये भी है कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा, चूँकि वायु में ऑक्सीजन सिर्फ 21% है, इसलिए पूर्ण दहन नहीं होता, और जब पूर्ण दहन नहीं होगा तो उससे आपको पता है कि कम ऊर्जा पैदा होगी और साथ ही साथ कालिक यानी कि आपको कोल भी उसमें मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम वायु में दहन नहीं करते हैं। तीसरा ये है कि स्वच्छ दहन, अगर वायु में करेंगे तो वो स्वच्छ दहन होगा, और जब स्वच्छ दहन होगा तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा करेगा। लेकिन अगर वायु के साथ करेंगे तो वो अपूर्ण दहन होगा, और अपूर्ण दहन के साथ प्रदूषण पैदा होगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कालिक पैदा होगा, कार्बन पैदा होगा। ठीक है, इसीलिए ये अवरुद्ध कर देता है वेल्डिंग प्रक्रिया को। इसीलिए हम क्या करते हैं कि वायु का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं वेल्डिंग में। ठीक है, तो याद रखिएगा वेल्डिंग में किसका किसका प्रयोग किया जाता है, एथेनाइक और साथ ही साथ ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलो अगला देखते हैं। अगला है कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल तथा एथेनाइक अम्ल। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एथेनॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, एथेनाइक अम्ल के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। एथेनाइक अम्ल का मतलब है लास्ट में COOH जुड़ा होगा, और एथेनॉल लास्ट में ऑल लगा है, यानी इसमें OH जुड़ा होगा, एल्कोहल ग्रुप का होगा। ये कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ये एल्कोहल ग्रुप होता है। देखो यहाँ कह रहा है अनेक कार्बन यौगिक हमारे लिए अनमोल होते हैं, किंतु यहाँ हम व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण 2 यौगिकों एथेनॉल और एथेनॉइक अम्लों के गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आपके चैप्टर में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल। अब एथेनॉल के गुणधर्म के बारे में बात कर रहा है। यहाँ आप नोट पॉइंट करके आप एथेनॉल हेडिंग डाल के लिख सकते हो। कह रहा है कि एथेनॉल कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। अच्छा, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ एथ है ना, तो एथ के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एथ के लिए हम 2 कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो जाएगा C2H5, और OL है तो यानी OH, तो C2H5OH को हम क्या कहते हैं, एथेनॉल कहते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो द्रव अवस्था में होता है। दूसरा कह रहा है कि सामान्यतः एथेनॉल को हम एल्कोहल कहते हैं। जो हम एल्कोहल नाम लेते हैं ना, वो बेसिकली कुछ और नहीं होता है, वो एथेनॉल होता है, मेथनॉल नहीं होता, वो एथेनॉल होता है, यानी 2 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, कह रहा है कि यह सभी एल्कोहल पेय पदार्थों में महत्वपूर्ण अवयव होता है। जितने भी आप पेय पदार्थ देखते होगे ना, शराब वगैरह देखते होगे, उसमें ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इसके अतिरिक्त यह एक अच्छा विलायक मतलब घुलने का काम करता है, इजीली घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, इसीलिए इसका प्रयोग पेय पदार्थों में किया जाता है। अच्छा, यहाँ भी कहा गया है कि एथेनॉल के गलनांक एवं क्वथनांक के बारे में डिस्कस कर लो। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है C2H5OH, इसी को कहते हैं हम एथेनॉल। इसको अलग अलग करके लिखा हुआ है, आप इसको C2H5OH कर सकते हो। ठीक है, देखो 3 कार्बन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 2 5 हो गया, 2 कार्बन यहाँ है, तो C2H5 और OH यहाँ लगा हुआ है। देखो इसके गलनांक 156 केल्विन होता है, और क्वथनांक जो होता है वो 315 केल्विन होता है। ये केल्विन में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आगे चलते हैं, आगे एथेनॉल के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। कह रहा है कि इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि जैसे औषधियों में किया जाता है। अब देखो आप देखते होगे आजकल मार्केट में दिखता है कि जितने भी हमारे कफ सिरप वगैरह हैं, लोग नशे में उसका उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अल्कोहल है, और कौन सा अल्कोहल, तो एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने से नशा आ जाता है। अगर थोड़ा सा भी हम ले रहे हैं ना एथेनॉल, तो आप नशे में हो जाओगे। हालांकि एल्कोहल पीना निंदनीय है, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। लेकिन शुद्ध एथेनॉल, ध्यान देना, शुद्ध एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। अगर हम प्योर एथेनॉल ले लेंगे ना, तो वो हमको हार्मफुल पहुंचा सकता है। काफ़ी समय तक एल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न होती है। ये तो हालांकि आपको पता है, इसमें ज़्यादा हमको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। कह रहा है कि शिक्षकों के द्वारा प्रदर्शित लगभग 2 चावल के आकार के बड़े सोडियम के टुकड़े लीजिए और एथेनॉल में इसको डालिए। आप क्या परीक्षण करेंगे और जो उत्सर्जित गैस है उसकी जाँच कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैंने यहाँ पर टेबल बनाया है। देखो कह रहा है कि सोडियम का एक छोटा सा भी टुकड़ा लगभग 2 चावल के दाने के बराबर अगर एथेनॉल में डाला जाता है तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है।
इस प्रक्रिया में जो सोडियम और एथेनॉल है इसके बीच प्रतिक्रिया होगी। जाहिर सी बात है, जब सोडियम और एथेनॉल डाले हैं तो अभिक्रिया इन्हीं के बीच में ही होगी, जिससे हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। कौन सा गैस उत्सर्जित होगा? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगा। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। सॉरी। और सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। अब जब ये अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? सोडियम एथॉक्साइड बनेगा। क्लियर है? उसकी अभिक्रिया को यहाँ दिखाया गया। देखो सोडियम है और यहाँ पे एथेनॉल है। जब सोडियम को एथेनॉल के साथ डाला गया तो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन गैस निकल गया और ये जाड़ के इसके साथ जुड़ गया, तो ये बन गया सोडियम एथॉक्साइड। ऑक्सीजन भी है ना, इसीलिए इसका नाम एथॉक्साइड बन गया। और साथ ही साथ क्या निकला है? हाइड्रोजन गैस। अब आपको बताया कि हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कैसे करेंगे, तो इसके पास जलती हुई ज्वाला लेके आओगे तो पॉप का साउंड आएगा। इससे हमको क्या पता चलता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, कह रहा है कि सोडियम के टुकड़े को एथेनॉल की सतह पर तैरता है क्योंकि यह हल्का होता है। प्रतिक्रिया के दौरान बुलबुले बनते हैं और ये बुलबुले ही क्या होते हैं? हाइड्रोजन गैस होते हैं। अब ये क्या होगा? ये प्रतिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। अच्छा, ये अभिक्रिया जब होगी ना तो बहुत ज़्यादा हीट पैदा होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी कहते हैं, जिससे गर्मी उत्पन्न होती है और कभी कभी आग भी दिखाई दे सकता है। अब उत्सर्जित गैस की जांच कैसे करेंगे? ये हमारा दूसरा पार्ट था क्वेश्चन में। कह रहा है कि इसमें जलती हुई तीली ले जाओ, तो जब ले जाएंगे तो क्या आएगा? पॉप की साउंड आएगी, बुलबुले फटने की आवाज़ें आएंगी। ठीक है, यही पहचान है हाइड्रोजन गैस की, और ये हमने पहले भी अध्याय में पढ़ रखा है। अब चूंकि ये बहुत हार्मफुल रिएक्शन है, इसलिए क्रियाकलाप में पहले ही कहा था कि शिक्षक की मौजूदगी में ही इस अभिक्रिया को करनी है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है एथेनॉल की अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ, तो यही तो हमारा रिएक्शन अभी ऊपर दिया गया था और जो हमने अभी पढ़ा है, ये जो हमारा क्रियाकलाप है ना, इसमें यही है कि एथेनॉल को हमने सोडियम के साथ रेट कराया तो सोडियम एथेनोएट बन गया, सोडियम एथॉक्साइड बन गया, और साथ ही साथ क्या बनाया? हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहाँ लिखा भी है कि एल्कोहल और सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। एथेनॉल के साथ अभिक्रिया में दूसरा उत्पाद सोडियम एथॉक्साइड बनता है। देखो ये सोडियम एथॉक्साइड, इसका फार्मूला यहाँ पे है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो C2H5ONA। ठीक है, इसको ही कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया, ध्यान देना है। कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को आधिक्य सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। तो एथेनॉल से एथीन कैसे बनाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होगा। ये आपको एथेनॉल से क्या बनाना है? एथीन बनाना है। और एथीन का फार्मूला याद रखिएगा, एथीन यानी कि CnH2n माइनस में 2 फार्मूला होगा। तो एथीन है यानी 2 कार्बन होगा, तो ये बन जाएगा C2 और C2H2 बन जाएगा। ठीक है, C2H2 सॉरी H4 हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन C2 और ये H4। ठीक, अब हमने क्या किया है? एथेनॉल को हमने सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाकर गर्म करना शुरू किया। क्या बन गया? एथीन बन गया, और साथ ही साथ क्या हो गया? उसमें से वाटर वेपर के तौर पे निकल गया बाहर, इसीलिए तो इसका निर्जलीकरण कहते हैं, उसमें से जल को अवशोषित कर लेना। तो ये हमारा दूसरा अभिक्रिया हो गया। कह रहा है कि इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकरण के रूप में काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें से वाटर को ये सेपरेट कर रहा है, जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। समझ में आ गया है? चलो आगे कह रहा है कि सजीव प्राणियों पर एल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो कह रहा है कि जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचयी प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप समन्वय संबंधित कमी, जैसे मानसिक दुविधा होना, उदासी, उनीदापन, सामान्य अंतर्बाध का कम हो जाना तथा भाव शून्यता आती है। यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है, लेकिन इसे पता नहीं चल पाता कि उसके सोचने समझने की और मांसपेशी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पे मृत्यु हो सकती है। तो अभी एथेनॉल से तो ये चीज़ें होंगी, लेकिन अगर आप एथेनॉल के अलावा मेथेनॉल ले लोगे तो थोड़ी सी भी मात्रा लेने पे मृत्यु हो सकती है। यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बना लेता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अगर कोई व्यक्ति भूलवश मेथेनॉल ले लेता है तो क्या होता है। तो यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर क्या बना लेता है? मेथेनॉल बन जाता है। ठीक है,
मेथेनॉल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है। इससे प्रोटोप्लाज्म उसी प्रकार स्कंदित हो जाता है। ठीक है, जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है स्कंदित हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमको मेथेनॉल तो भूल के भी नहीं लेना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, इसमें सावधानियां बरतनी है। और साथ ही साथ सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ा है, इस पर आपको शॉर्ट नोट करके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जिस प्रकार पकाने पर अंडा स्कंदित होते हैं, मेथेनॉल चाक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करती है, जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है जो औद्योगिक उपयोगों के लिए तैयार। एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए मेथेनॉल जैसे जहरीला पदार्थ मिलाया जाता है। तो इसका औद्योगिक उपयोग भी है, आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ लेना। औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार जो एथेनॉल है वो दुरुपयोग को रोकने के लिए मेथेनॉल जैसे जहरीला पदार्थ मिलाया जाता है, जिससे यह पीने योग्य नहीं रह जाए। अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है। इसे विकृत अल्कोहल कहा जाता है। अच्छा, कभी कभी पूछा जा सकता है विकृत अल्कोहल क्या है, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि एथेनॉल में हम मेथेनॉल मिला के इसको जहरीला बना देते हैं, उसको ही क्या कहते हैं, विकृत अल्कोहल कहते हैं। या फिर जो अल्कोहल की पहचान कैसे की जाती है, तो अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाया जाता है, जिसका इसका रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, इसको भी क्या कहते हैं, विकृत अल्कोहल कहते हैं। फिर ईंधन के रूप में अल्कोहल क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट पॉइंट करके यहाँ से भी लिख सकते हो आप। कह रहे हैं कि गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने का रस, जिसको हम मोलेसस या फिर सीरा कहते हैं, मोलेसस या फिर सीरा, तो याद रखिएगा गन्ने के रस को मोलेसस या फिर सीरा कहते हैं, बनाने के उपयोग में लाया जाता है, जिसका किण्वन करके अल्कोहल यानी कि एथेनॉल तैयार किया जाता है। तो गन्ने के रस से एथेनॉल तैयार होता है, किससे, तो सूर्य के प्रकाश में उसका किण्वन किया जाता है। कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो स्वच्छ ईंधन के तौर पे अल्कोहल का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो उसको पेट्रोल में मिलाकर स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। तो चूँकि कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन ये पैदा नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, स्वच्छ ईंधन कह रहे हैं। तो कौन सा अल्कोहल मिलाओगे आप, तो एथेनॉल मिलाओगे, किसमें, पेट्रोल में, तो ये स्वच्छ ईंधन का काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एथेनॉइक अम्ल, तो इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।